कैसे हो बच्चों? मैं संदीप कुमार मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने दक्ष एजुकेशन लाइव पे। आज हम लोग फिर से जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग था उससे संबंधित जो हम लोगों ने कॉमन एरर का जो सेगमेंट शुरू किया था उसी सेगमेंट पे आज हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, जहां पे आज हम लोग इंट्रोडक्टरी का कॉन्सेप्ट लेंगे। और इंट्रोडक्टरी में जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास दो इंट्रोडक्टरी होता है, एक देयर और एक इट। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो देयर के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहता हूं, जब आप नॉर्मल एकेडमिक्स में होते हो, नॉर्मल क्लासेस में होते हो, तो जो ग्रामर आप पढ़ते हो ना, वो आप याद कर लो, आप उसका डेफिनेशन बता दो, काम चल जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए क्या होता है कि जो ग्रामर आप पढ़ते हो ना, वो प्रैक्टिकली सेंटेंस में दिखाई देना चाहिए। अगर सेंटेंस में दिखाई दे रहा है तो आपके काम का, अगर सेंटेंस में नहीं दिखाई दे रहा है तो आपके किसी काम का नहीं। खास करके जो भी सेंटेंस आप बनाते हो, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर करते हो, तो उसका क्यों और कैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो आज इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके स्क्रीन पे नए बैच का डिटेल है, जो कि 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, सवेरे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो आप आइए, रजिस्ट्रेशन चालू है और क्लासेस 19 जनवरी से शुरू होगी। आपको पता है सरकारी नौकरी की ना होगी टेंशन जब हो दक्ष में एडमिशन। और इसी कोटेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी, और देयर के बारे में बात करना है। तो मैं जरा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मैं आपसे ना एक हिंदी में एक छोटा सा सेंटेंस पूछता हूं, जरा सा आप इंग्लिश करके बताओगे। आप जरा मुझे बताओगे, एक राजा था। एक राजा था का इंग्लिश क्या होगा? अगर आपको कहना है एक राजा था, तो क्या होगा इसका इंग्लिश? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देयर वॉज अ किंग। और अगर हमें यह लिखने हैं कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, तो उसका इंग्लिश क्या होना चाहिए? तो उसका इंग्लिश जो हो जाएगा, वो हो जाएगा देयर आर सम चिल्ड्रेन। ठीक है। अब देखो, जो काम की बात हमने समझनी है वो ये देखना है कि इस दोनों ही सेंटेंस का जो शुरुआत हो रहा है वो देयर के साथ हो रहा है। मतलब देयर हमारे सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, और यहां पर देयर ने अपने बाद जो वर्ब लिया वो लिया वॉज, जो कि सिंगुलर वर्ब है। और यहां पर इसने लिया आर, जो कि प्लूरल वर्ब है। और अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, हमने समझा था कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनता है तो जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब लगता है। मतलब अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। इस दोनों ही सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा देयर है, तो एक जगह ये सिंगुलर वर्ब वॉज ले रहा है और एक जगह ये प्लूरल वर्ब आर ले रहा है। ये क्यों हुआ? तो जब ये सवाल बच्चों से पूछा जाता है ना, तो बच्चे क्या बताते हैं कि यहां पर एक राजा है इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब लिया, यहां पे कुछ बच्चे हैं इसलिए प्लूरल वर्ब लिया। लेकिन अगर बेसिक तौर पे ये सवाल देखा जाए तो वर्ब का इस्तेमाल जब भी होता है वो तो सब्जेक्ट के लिए होता है, और सब्जेक्ट तो दोनों ही कंडीशन में देयर है। ये यहां पे एक किंग या सम चिल्ड्रन, ये तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो फिर वर्ब इसके हिसाब से कैसे लगेगा? है ना? बात समझ में आ रही है मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, यानी कि देयर के अनुसार लगना चाहिए। तो यहां ऐसा क्या हुआ कि ये एक राजा के अनुसार लगेगा और कुछ बच्चे के अनुसार लग के जाएगा? देखो, तो इसका जो बेसिक कारण होता है, इसका जो कारण होता है उसे आप ऐसे समझिए। पूरे इंग्लिश ग्रामर में देयर इकलौता ऐसा केस होता है कि जब हम उसे सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं तो वो अपने अनुसार नहीं, बल्कि अपने से ठीक बाद आने वाले वर्ब के ठीक बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लेता है। मतलब ये पूरे ग्रामर में इकलौता ऐसा केस है जो सब्जेक्ट की जगह पे होगा मगर अपने हिसाब से वर्ब नहीं लेगा, बल्कि वर्ब के ठीक बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लेता है। जैसा हम लोग इसे समझ भी रहे थे। तो ये बाद में आने वाले के अनुसार क्यों लेता है? क्योंकि ग्रामर की भाषा में देयर को हम लोग डमी सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा?
देयर को डमी सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट की जगह पे तो आता है, मगर सब्जेक्ट के राइट्स कैरी नहीं करता, सब्जेक्ट के अधिकार कैरी नहीं करता, और इसी वजह से अपने अनुसार वर्ब नहीं लेता। आई एम श्योर आप डमी समझते होगे। देखो, आप जब मोबाइल फोन खरीदने के लिए मार्केट में जाते हो ना, तो जब तक आप उसका पूरा पैसा नहीं चुका देते, तो तब तक वो ओरिजिनल मोबाइल फोन नहीं देता, उसका मॉडल देता है आपको, जो दिखने में बिल्कुल उसी मोबाइल फोन के जैसा रहता है। लेकिन आप जब उसका बटन टीपने की कोशिश करोगे ना तो वो कोई टींटा का आवाज देता है, किसी भी तरीके का कोई आवाज नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो डमी होता है। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी शोरूम के तरफ से गुजरते हो, मार्केट में जो वो कपड़े का बड़ा शोरूम है, तो वो अपने शोरूम में ना मतलब सामने एक फिक्स पुतला लगा के रखा होता है। लड़के लड़कियों के पुतले होते हैं, लड़कों के पुतले पे टी शर्ट और जींस पहना के एकदम पोज में रखते हैं, और लड़कियों के पुतलों पे तो लाख लाख रुपए की साड़ी पहना के रखते हैं। अब बताओ, लाख रुपए की साड़ी पहनने के बाद भी अगर उस पे मक्खी बैठ जाए, तो क्या वो पुतला उड़ा सकेगा? बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकेगा। क्यों? क्योंकि वो डमी होता है। ठीक उसी तरीके से देयर एक डमी सब्जेक्ट होता है, वो अपने अनुसार वर्ब नहीं लेता, बस ये उस जगह की पूर्ति करता है, उस जगह को भरता है, और वर्ब जब भी आएगा तो वो इसके ठीक बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो तुम्हारे सामने जब क्वेश्चन आएगा तो तुमको क्या करना है कि देयर से जब भी सेंटेंस बने तो तुमको देखना है कि वर्ब के बाद क्या आ रहा है। अगर यहां पे एक है, सिंगुलर है, तो यहां सिंगुलर वर्ब, अगर यहां पे एक से ज्यादा है तो ये यहां पे प्लूरल वर्ब लेके जाएगा। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये वैसे क्वेश्चंस हैं जब आप देखोगे तो आप इनको अच्छे तरीके से समझ पाओगे और प्रैक्टिकली सेंटेंस में रियलाइज कर पाओगे कि सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशनशिप किस तरीके से बिल्ड होता है, किस तरीके से बनाते हैं। तो चलो मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन लेके आता हूं तुम्हारे सामने। देखो, ये तुम्हारे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ गया, आप इसको पढ़ पा रहे होंगे। देखिए, देयर आर अ वेरी, और देखो उसके बाद यहां पे ये सेपरेशन हो गया, ये पार्ट 1 है, ठीक है, जिसे हम लोगों ने ए ब्लॉक किया है। सेकेंड पार्ट ये है बी, और ये थर्ड पार्ट है सी, और चौथा पार्ट है नो एरर। राइट बच्चा? तो तुम्हें यह बताना होता है कि जिस पार्ट में गलती होती है उस पार्ट को हम लोग आंसर के तौर पे कर देते हैं। देखो, अभी यहां पे देयर के साथ सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, और अभी आपने जस्ट रूल पढ़ा है कि देयर के बाद जो वर्ब आता है वो देयर के हिसाब से नहीं, बल्कि वर्ब के ठीक बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अ वेरी, तो ए जैसे ही यहां पे लिखा गया, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग वन, एक के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अब यहां पर जो हमारा ये है, ये जो लड़की है वो एक है, तो जैसे ही ये एक हो गई तो मतलब हमारा जो मेन नाउन है जिसके हिसाब से वर्ड लगने वाला है वो सिंगुलर हो गया। तो जब ये सिंगुलर हो गया तो यहां पे आर नहीं लगेगा, यहां पे क्या लग जाएगा, इज। और ये किस पार्ट में है बच्चा? ए पार्ट में है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आई गेस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चले दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, और आई एम श्योर अभी आप क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे होंगे और आपका आंसर आपको मिल चुका होगा। देखो, फिर से हमारा जो है सेंटेंस देयर से शुरू हुआ है, देयर के बाद हम लोगों ने यहां पे वॉच सिंगुलर वर्ब लिया है, और देखो वर्ब के बाद क्या आ रहा है, 5 बिजनेसमैन। आगे हमें देखने की ही जरूरत नहीं है, हमारा एरर मिल गया, क्योंकि यहां पे ये प्लूरल हो गया, तो अब यहां पे ये कभी भी वॉज नहीं लग सकता, यहां पे क्या लग के जाएगा, ये वर्ड लग के जाएगा। और ये देखो हमारा किस पार्ट में आ रहा है, ए पार्ट में आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। राइट? देखो कितना आसान है ना। जैसे ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, वैसे ही क्वेश्चन और उसके एरर्स आपको इजीली समझ में आने चालू हो जाएंगे और आप आसानी से बना सकते हो। चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। देखो, यहां देयर लिखा और देयर ही अकेला ए पार्ट में है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखो हम लोगों ने यहां पे क्या लिखा, हैज बीन। तो हैज बीन लिखने का मतलब हम लोगों ने वर्ब यहां पे सिंगुलर लिखा, और देखो हैज बीन के बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेवरल पीपल। मतलब ये वर्ब के बाद जो सेवरल पीपल आ गया, पीपल का मतलब लोग हो गया, यानी कि हमारा जो ये मेन सब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और तुम्हें पता है ना कि देयर एक डमी सब्जेक्ट है, और उसके केस में जो वर्ब लगता है वो वर्ब के ठीक बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार लगता है। तो यहां सेवरल पीपल प्लूरल हो गया, तो इसका मतलब यहां पे हैज जो है वो हमारा गलत है, तो इसके जगह पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। अब देखो ये किस पार्ट में है, बी पार्ट में है,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना बच्चा? चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आप देखो और देख के जरा सा इसका जवाब दो तो बच्चा। यहां फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? इन द लेट 13th सेंचुरी। अब ये ए पार्ट होगा, इसमें तो देर आया नहीं, अभी हम लोग देर का रूल कर रहे थे तो क्वेश्चन देर वाले से ही बनेगा। देखो बी पार्ट की शुरुआत ही देर के साथ हुई, ठीक है, देर आ गया और देर के बाद देखो यहां पे क्या वर्ब यूज हुआ है? वॉज, मतलब हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉज रिपीटेड एफर्ट्स। तो देखो यहां पे तुम्हारा जो नाउन है वो एफर्ट्स, ये प्लूरल हो गया। और तुम्हें पता है ना कि देयर के बाद जो वर्ब लगता है वो डिपेंड करता है वर्ब के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन पे। और एफर्ट्स जैसे ही प्लूरल हो गया तो क्या यहां पे वॉज लगेगा? नहीं लगेगा, वॉज की जगह क्या हो जाएगा? वर। और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बी पार्ट में है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। तो आई एम श्योर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एकदम आ रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने में आ जाएगा तो आप आसानी से बना सकोगे, कोई भी नहीं रोक सकेगा आपको। क्यों बच्चा? यस, बिल्कुल, मुझे आपका उत्साह सुनाई दे रहा है और मैं पूरी तरीके से श्योर हूं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाने में एकदम सक्षम हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो देयर के साथ यहां पे क्या लिखा हुआ है? आर। और आर के बाद देखो यहां पे ओनली वन सिंगल इशू लिखा हुआ है। ओनली वन आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही ओनली वन यहां पे लिखा हुआ आ गया इसका मतलब पता चल गया कि ये वन है। और वन जैसे ही हुआ तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये सिंगुलर हो गया। तो आपको पता है ना कि देयर के बाद जो वर्ब आता है वो अपने बाद वाले पे डिपेंड करता है। तो यहां पे ये सिंगुलर हो गया, तो क्या ये कभी आर हो सकेगा? कभी भी आर नहीं हो सकेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इज। और ये किस पार्ट में है? ए पार्ट में है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों बच्चा? है ना इंग्लिश बहुत मजेदार? खामा खा लोग डरते हैं, घबराते हैं और दूसरों को भी घबराहट दे देते हैं कि इंग्लिश बहुत भारी सब्जेक्ट होता है। बच्चे इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में रहते हैं। जैसे जैसे ग्रामर को तुम प्रैक्टिकली समझते चले जाओगे ना, वो एरर्स तुमको सेंटेंस में खुद ब खुद दिखाई देना चालू हो जाएगा और तुम इसके एरर्स को आसानी से पकड़ सकते हो। राइट बच्चा? चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह, ये क्वेश्चन के तो थोड़े वर्डिंग्स अच्छे लग रहे हैं। देखिए तो, बट इन द जायरे बेसिन, ये ए पार्ट हो गया। इस पार्ट में तो देर कहीं आया नहीं, जब देर का रूल पढ़ रहे हैं तो देर से रिलेटेड क्वेश्चन जहां होगा वहीं पे होगा। देखो बी पार्ट में शुरुआत देर के साथ हुई है और देर के साथ इन्होंने क्या लिखा? इज, मतलब यहां पे ये सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखो इस के बाद यहां पे क्या लिखा हुआ? ओनली 38 मिलियन पीपल, मतलब 38 मिलियन लोग। तो 38 मिलियन लोग, तो ये तुम्हारा तय हो गया कि ये क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया। तो जब ये प्लूरल हो गया तो क्या यहां पे इज लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लग सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और ये आर किस पार्ट में है बच्चा? बी पार्ट में है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया बच्चा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ब्रिलियंट, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा। देखो यहां पे इज, एम आर या हैज हैव के साथ नहीं है, यहां पर इन्होंने लिखा है देयर और देयर के बाद लिखा है अपीयर्स। तो ये मेन वर्ब यहां पे तुम्हारा आ गया अपीयर्स। और आपको याद होगा मैंने इसके पहले क्लास में आपको सिखाया था, आपको बताया था कि जब वर्ब के साथ एस और ईएस लगा देते हो तो वो वर्ब का पांचवा रूप यानी कि वो सिंगुलर हो जाता है। और प्लूरल करने के लिए क्या करते हैं? एस और ईएस हटा देते हैं। तो जब वर्ब का पहला रूप होता है तो वो हमेशा प्लूरल होता है और उसमें एस और ईएस लगा के जब वर्ब का पांचवा रूप बनाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो देयर के साथ यहां पे अपीयर्स लिखने का मतलब हम लोग कौन सा वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। अब आगे देखो यहां पे क्या हो गया? मेनी प्रॉब्लम्स। तो वर्ब के ठीक बाद यहां पे मेनी प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो हमारा जो नाउन हो गया वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो जब ये प्लूरल हो गया तो क्या यहां पे अपीयर्स लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता है जब वर्ब में से एस और एस हटा देते हैं तब ये प्लूरल हो जाता है। तो बस हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा? अपीयर करना पड़ेगा। और ये किस पार्ट में है? ए पार्ट में है। तो इसीलिए ए पार्ट में है, तो इसको सही करने के लिए हमको क्या करना होगा? ए आंसर। आई गेस आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब ये आपके सामने, मतलब हम लोगों ने जितना भी कंडीशंस देयर से रिलेटेड देखा है हमने आसानी के साथ बना लिया। अब देखो फिर से तुम्हारे स्क्रीन पे ये
एक पेज आ गया है जहां पे ये आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि हमारा नया बैच जो है वो 19 जनवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है, और सवेरे 7 से 9 बजे के लिए। तो सरकारी नौकरी की ना होगी टेंशन जब हो दक्ष में एडमिशन। और आई एम श्योर कि आपको ये देर का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, और देर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने में आएगा तो आप आसानी से बना सकोगे, ठीक है। तो विद दिस, विथ हैप्पी नोट, पूरे जोश के साथ आज के लिए लेते हैं हम लोग विराम। फिर अगले क्लास में मिलते हैं एक नए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ, और उसके एरर्स को कैसे बना सकते हैं, उस एरर के टेक्निक, एरर को सॉल्व करने वाले टेक्निक के साथ। तो तब तक दीजिए मुझे संदीप कुमार मिश्रा को विराम। मिलते हैं कुछ देर के बाद फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हमेशा याद रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, इंथुजियास्टिक रहिए, और सरकारी नौकरी की ना होगी टेंशन जब हो दक्ष में एडमिशन।